हेलो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था कि वेरियस एलिमेंट्स क्या होते हैं, वेरियस कंपोनेंट्स क्या होते हैं किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के। अब हम बात करेंगे फ्लो ऑफ करंट थ्रू ए कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो कैसे करता है। पहले हम सिंपल सा एक कंडक्टर लेते हैं। सपोज ये कंडक्टर है। इनिशियली क्या होता है, जब इसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड नहीं है तो इसके पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो क्या करते हैं, जिग वे में किसी भी रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं। ठीक, अब रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं जिसकी वजह से हम क्या कह सकते हैं कि रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहा है। डेट मीन्स कि इनिशियली नेट चार्ज क्या है, किसी भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से, मान लो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, तो इस एरिया ऑफ सेक्शन से कोई भी नेट चार्ज फ्लो नहीं करेगा। ठीक, नेट चार्ज फ्लो नहीं करेगा मतलब जितने चार्ज इस डायरेक्शन में जाएंगे उतने ही चार्जेस इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे होंगे। सपोज 5 इलेक्ट्रॉन इधर गए, 5 इलेक्ट्रॉन इधर गए, तो टोटल नंबर ऑफ नेट इलेक्ट्रॉन जिससे पास किए वो कितने हो गए, तो 5 ही माइनस 5 ही यानी 0। ठीक, तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव करते हैं उतने ही अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाते हैं। इस वजह से इनिशियली कोई भी नेट चार्ज फ्लो नहीं कर रहा होता है। ठीक, अब दूसरी चीज़, ये रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो ये मूवमेंट की वजह से क्या करते हैं, सराउंडिंग के जितने भी एटम्स या दूसरे इलेक्ट्रॉन उससे कंटिन्यूसली कोलाइड भी कर रहे होते हैं। ठीक, तो इस तरह के मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं हम, ब्राउनियन मूवमेंट। ठीक, ब्राउनियन मूवमेंट एक टर्म डिफाइन किया गया था जब किसी गैस को हम क्या करते हैं, किसी कंटेनर में क्लोज्ड रखते हैं तो वो भी ऐसे ही रैंडमली मूव करते हैं, एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, तो जो मूवमेंट हो गया वहाँ क्या कहा गया, ब्राउनियन मूवमेंट कहा गया। तो ऐसा ही मूवमेंट कुछ ऐसा होता है, ब्राउनियन मूवमेंट मतलब रैंडम डायरेक्शन में मूव करता है, ये रैंडम डायरेक्शन इन zigzag मैनर। ठीक, तो इस इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है, इस समय हम क्या कहेंगे, कोई भी करंट इसमें फ्लो नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे ही हम कोई पोटेंशियल डिफरेंसेस के अक्रॉस अप्लाई कर दें, तो इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस यानी किसी बैटरी से कनेक्ट कर दें, तो जैसे ही हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो बैटरी करता क्या है, इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर देता है। ठीक, ठीक, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड ई सेटअप हो गया, तो हमें मालूम है अगर कोई भी पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वहीं अगर निगेटिव चार्ज है तो निगेटिव चार्ज पे क्या होता है, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड will be in direction opposite to electric field। यानी अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें बैटरी अप्लाई किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट करने लगा, तो अब जितने भी पॉजिटिव चार्ज होंगे वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे, और जितने भी निगेटिव चार्ज होंगे वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो हमने कहा यानी जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो सारे के सारे क्या करेंगे, फोर्स की वजह से अरेंज हो जाएंगे और एक ही डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे, क्योंकि सब पे सेम डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा, और किधर लग रहा होगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी सारे चार्ज क्या करेंगे, इधर मूव करना चालू कर देंगे। तो अब इस कंडीशन में क्योंकि कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो ये क्या करेगा, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ठीक, यानी हमें इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से अब नेट चार्ज फाइंड करना हो तो कुछ ना कुछ मिलेगा, क्योंकि अब सब एक डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, सब एड अप हो जाएंगे, यानी क्या होने लगेगा, यहाँ से करंट फ्लो करने लगेगा। ठीक, तो हमने क्या कहा, जब हम बैटरी अप्लाई किए तो बैटरी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में मूव करने लगे, तो एक ही डायरेक्शन में मूव करने लगे तो जिसकी वजह से हमें कंडक्टर के थ्रू करंट फ्लो करता हुआ दिखाई देने लगा। ठीक,
अब यहाँ पे होता क्या है, क्योंकि हमने बोला अब इस कंडीशन में भी जब एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहे होंगे तब भी इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, दूसरे इलेक्ट्रॉन या एटम जो सराउंडिंग में उनसे क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे। कोलाइड करेंगे तो कंटिन्यूस क्या होगा, इनके फ्लो क्या करेगा, चेंज करेगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट स्पीड से मूव तो कर नहीं रहा है, तो हमें फाइंड करना हो करंट, हम क्या कहते हैं, मान लेते हैं ये एक फिक्स्ड वेलोसिटी से फ्लो कर रहे होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, एक्चुअली में एवरेज वेलोसिटी होती है। ये डिफाइन करता है वो वेलोसिटी जिससे इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर मूव करता है। और किन्हीं भी दो कंजिक्यूटिव कोलिजन के बीच के टाइम को हम क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। ये वो टाइम होता है जिस बीच में इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक्सेलरेट करता है। तो टाइम बिटवीन टू कंजिक्यूटिव कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, लेकिन ये टाइम क्या है, बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होता है। तो जब हम स्टडी करते हैं तो इन फैक्टर्स को अभी हम फिलहाल ध्यान नहीं देंगे। हम सिंपली क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे होंगे इसके अंदर, और जिस कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे होंगे उसे हम क्या कहेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस वेलोसिटी से यहाँ पर मूव कर रहा होगा। ठीक, तो जो इनके कोलिजन्स होते हैं जिसकी वजह से क्या होती है, इनके मूवमेंट में क्या होता है, चेंजेस आते हैं, वही इसका क्या कहा जाता है, रेजिस्टेंस कहा जाता है किसी भी कंडक्टर का। ठीक, तो उसी की वजह से रेजिस्टेंस आता है। जितने ज़्यादा कोलिजन होंगे इलेक्ट्रॉन्स के बीच में उतने ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, और जितना कम कोलिजन होगा उतना इजीली इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, और जितना इजीली इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा इसका यानी उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। ठीक, तो हम उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं कि अमाउंट ऑफ जो करंट फ्लो कर रहा है कैसे डिपेंड करेगा, कैसे हम वोल्टेज चेंज करते हैं तो अमाउंट ऑफ करंट यहाँ पे चेंज कर जाता है। तो एग्जाम्पल के लिए समझते हैं। मान लीजिए कि हमने कंडक्टर लिया, देखिए यहाँ पे कंडक्टर लिया, दो सेम कंडक्टर है। इसको हमने 20 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया, इसको हमने 10 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया। अब 20 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया, यानी सपोज यहाँ का पोटेंशियल कितना है, 20 है, तो यहाँ का क्या होगा, 0। ठीक, अब यहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा है, यहाँ का पोटेंशियल कम है, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इधर से इधर अट्रैक्ट होंगे, लो पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। इस केस में भी क्या होगा, यहाँ का पोटेंशियल 10, यहाँ का 0, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, दिस माइनस दिस शुड बी इक्वल टू 20। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ फ्लो करेंगे। ठीक, पर इस केस में क्या है, लेंथ सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस इसका ज़्यादा है। ठीक, यानी इस तरह समझिए, पोटेंशियल डिफरेंस को हमने पहले भी कहा था क्या होता है, एक तरह से एनर्जी होता है। ठीक, अब ये ज़्यादा एनर्जी अप्लाई कर रहा है सेम डिस्टेंस के बीच में, यानी इलेक्ट्रॉन्स को ये ज़्यादा एनर्जी दे रहा है। ठीक, तो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे, जबकि इस केस में क्या हो रहा है, ये कम एनर्जी दे रहा है, तो इसके कंपैरिजन में जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मूव करेंगे वो क्या होंगे, कम मूव करेंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में ज़्यादा मूव कर रहे हैं, इस केस में ज़्यादा मूव कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ज़्यादा मूव कर रहे हैं, यानी करंट इसमें क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो जैसे जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करते जाएंगे तो हम ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करते जा रहे हैं, ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करते जा रहे हैं, यानी इलेक्ट्रॉन भी क्या होता जाएगा, ज़्यादा फ्लो करेगा, यानी करंट भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा होगा। वहीं हम कम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कम अप्लाई करेंगे तो एनर्जी कम दे रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स भी क्या करेंगे, कम फ्लो करेंगे। यानी यहाँ पे हमने देखा पोटेंशियल डिफरेंस और करंट दोनों एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज कर रहा है तो करंट भी इंक्रीज कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस भी डिक्रीज कर रहा है तो करंट भी डिक्रीज कर रहा है। इस रिलेशन को हम डिफाइन करते हैं बाय ओम्स लॉ। तो नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं ओम्स लॉ। तो जो हमने ऊपर रिजल्ट देखा इसी को हम क्या करते हैं, वर्ड्स के फॉर्म में लिखते हैं। तो ओम्स लॉ कहता क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ current flowing in a conductor will be directly proportional to potential difference applied across it। इसका मतलब किसी भी एलिमेंट में जो अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड करेगा कि उसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया है। तो हम लिख सकते हैं
according to this law, amount of current flowing through the conductor will be directly proportional to the potential difference applied across ends of conductor. Provided that physical condition remain constant. Physical condition remain constant. फिजिकल कंडीशन चेंज नहीं होनी चाहिए। ऐसा क्यों होता है अभी देखते हैं हम। इसके अकॉर्डिंग क्या है, v विल बी प्रोपोर्शनल टू i। तो जब हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस रखते हैं। ठीक, r क्या है हमारा, रेजिस्टेंस। अब हमने यहाँ पे लाइन यूज किया था फिजिकल कंडीशन रिमेन कांस्टेंट। तो अगर हम फिजिकल कंडीशन को चेंज करते हैं तो r की वैल्यू क्या कर जाती है, चेंज कर जाती है। अगर r चेंज कर गया यानी ये कांस्टेंट नहीं रहेगा, ये कांस्टेंट नहीं रहेगा यानी v और i एक दूसरे के प्रोपोर्शनल नहीं रह जाएंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि फिजिकल कंडीशन चेंज नहीं करना चाहिए, यानी r क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट। तो जब तक r कांस्टेंट है तब तक v प्रोपोर्शनल टू i रहेगा, और v प्रोपोर्शनल टू i रहेगा यानी ओम्स लॉ फॉलो कर रहा है। ठीक, तो ओम्स लॉ हमारा यूनिवर्सल लॉ नहीं है। यूनिवर्सल लॉ क्या होता है, वो लॉ होते हैं जो किसी भी कंडीशन में नेचर में फॉलो किए जा सके, पर ये डिपेंड कर रहा है रेजिस्टेंस के ऊपर। अगर रेजिस्टेंस चेंज कर गया तो ये लॉ फॉलो नहीं होगा, इसलिए हम इसको यूनिवर्सल लॉ नहीं कहते हैं। ठीक, तो सिंपल शब्दों में जितने भी एलिमेंट्स ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ओमिक कंडक्टर। ऑल the elements which follow Ohm's law will be termed as ohmic conductor, and the elements which do not follow Ohm's law will be non-ohmic conductor. Next important point, this is not an universal law. ठीक, ओम्स लॉ समझ में आया। हमने जो ऊपर रिजल्ट देखा तो उसी के बेसिस पे इस लॉ को हमने डिफाइन किया इस तरीके से। तो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिखना, ओम्स लॉ को हमें प्रूफ करना एक्सपेरिमेंटली, तो कैसे करेंगे अब। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ। ठीक, हमें एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करना है कि ओम्स लॉ क्या होता है और इसको हम कैसे स्टडी करते हैं। इसके लिए हम करते क्या है, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लेंगे। ठीक, जिसको हम क्या करेंगे, एक फिक्स रेजिस्टेंस के क्रॉस कनेक्ट करेंगे।
इससे करंट हमें फाइंड करना है तो अमीटर कनेक्ट करेंगे इसके क्रॉस, और वोल्टेज फाइंड करने के लिए इसके क्रॉस वोल्ट मीटर कनेक्ट करेंगे। ठीक, ये स्विच है हमारा, और इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक, बैटरी भी क्या है हमारा वेरिएबल, ये क्या शो कर रहा है हमारा वेरिएबल बैटरी। वेरिएबल रजिस्टर, ये सिंपल रेजिस्टेंस है हमारा, ये क्या है स्विच, वोल्ट मीटर एंड अमीटर। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, स्विच को हमने क्लोज कर दिया, स्विच को क्लोज कर दिया तो इससे क्या होगा, करंट फ्लो करने लगेगा। अब करंट फ्लो करेगा तो किसी भी गिवन इंस्टेंट पे हम देखेंगे वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या है और अमीटर की रीडिंग क्या है। ठीक, ये जो एक्सपेरिमेंट, हम इसको ओम्स लॉ क्यों कहते हैं, क्योंकि जो एक्सपेरिमेंट किए थे उन साइंटिस्ट का नाम क्या था, जॉर्ज साइमन ओम, उन्हीं के नाम के ऊपर रखा गया ये, जॉर्ज साइमन ओम, इन्हीं के नाम के ऊपर क्या रखा गया, ओम्स लॉ रखा गया। ठीक, इन्होंने ऑब्जर्व क्या किया इस एक्सपेरिमेंट में कि जो करंट फ्लो कर रहा होगा हमेशा क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइज अक्रॉस एंड। ठीक, इन्होंने सिंपली क्या प्रूव किया, जो रिजल्ट हमें फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर will be directly proportional to potential difference applied across it। ठीक, ये हमें वेरीफाई करना है। देखते हैं हमने क्या किया, सपोज when V वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया हमने, V वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड, यानी वोल्टमीटर की रीडिंग कितनी थी V, तो करंट देखा गया अमीटर से कितना फ्लो कर रहा है, देन करंट फ्लोइंग थ्रू अमीटर इज I। ठीक, फिर हमने क्या किया, पोटेंशियल को और इंक्रीज कर दिया, 2V कर दिया गया, वैन 2V वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड, तब उस समय करंट भी क्या हो गया, डबल हो गया। ठीक, द करंट फ्लोइंग थ्रू अमीटर रेजिस्टेंस कितना हो गया 2I। और देखा कि जब 3 वोल्ट अप्लाई किया हमने, यानी पोटेंशियल को ट्रिपल कर दिया, 3 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड, तब करंट भी क्या हो गया हमारा, ट्रिपल हो गया। देन करंट फ्लोइंग थ्रू रेजिस्टेंस इज 3I। तो इस रिजल्ट को हमने क्या किया, प्लॉट किया ग्राफ के ऊपर, तो हमने क्या देखा, V वर्सेस I ग्राफ। जब V था तो करंट क्या है हमारा, I था। ठीक, जब हमारा इसको हमने डबल किया 2V, तो करंट भी क्या हो गया, डबल हो गया। और वहीं जब हमने करंट को ट्रिपल किया, पोटेंशियल डिफरेंस को, तो करंट भी क्या हो गया, ट्रिपल हो गया। ठीक, जब इन सारे पॉइंट्स को हमने कंबाइन किया तो हमें क्या मिला, एक स्ट्रेट लाइन मिला। ठीक, यानी V क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
आई। इसका मतलब क्या है? हैंस ओम्स लॉ इज वेरीफाइड। यानी जो ओम्स लॉ कह रहा था वो क्या कह रहा था? सही कह रहा था। इसे वो क्या कहते हैं? हम ओम्स लॉ कहते हैं। ठीक। तो जब भी ओम्स लॉ की बात करेगा तो ओम्स लॉ क्या होगा? V इक्वल टू आई आर। अब इसके बेसिस पे हम डिफरेंट रिजल्ट्स आइडेंटिफाई करेंगे। अगर रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड होगा तब कैसे हम उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और करंट फाइंड करेंगे। रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड होगा तब उसके अक्रॉस कैसे फाइंड करेंगे। ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।